ठीक है, तो पुनः एक बार सभी को नमस्ते। और आज हमारे साथ गेस्ट लेक्चर के रूप में श्री प्रेम सिंह जी हैं। आप बांदा से हैं, आवर्तनशील अर्थशास्त्र को बहुत अच्छे से समझते हैं, आवर्तनशील खेती है ना करते हैं, स्वयं एग्रो प्रोसेसिंग करते हैं। और आप सभी को आज मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था कि उनके बारे में थोड़ा सा, आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। सत्र को शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि प्रेम सिंह चाचा जी जो हमारे साथ आज हैं, अभी बहुत रिसेंटली मैं जब बांदा गई थी तब उनसे मिल कर के आई हूँ, उनकी खेती बाड़ी को थोड़ा बहुत देखा। आप भी भविष्य में संभवतः उसको देखने के लिए उनके पास जाएंगे। आपने 1987 में खेती की शुरुआत की, सामान्य खेती की तरह शुरुआत की। मूलतः आप फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी रहे हैं, साथ में एमबीए भी किया। बागायत खेती है ना, बागायत और खेती, बागायत मतलब फलों वलों के जो पेड़ लगाने हैं उसको बोलते हैं बागायत खेती, और साथ में दूसरे तरह की जो अन्न धान आदि उगाने की जो खेती रहती है वो भी है ना, तो इस तरीके की साथ में एक खेती रही। बाबा जी श्री ए नागराज जी से आपकी मुलाकात हुई, काफ़ी आई एम नॉट श्योर, मुझे लगता है लगभग 90 के दशक में शायद हुई होगी, मुझे पूछना पड़ेगा आपसे। और साथ ही साथ आपने बाबा जी की प्रेरणा से प्रोसेसिंग शुरुआत करी। धीरे धीरे जो है विदेशों से लोगों का आना शुरू हुआ करीब 2008 में, और आपने किसानों की जो साझा समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए एक बातचीत रखते रखते धीरे धीरे संयोग से एक पुस्तक भी लिख गई है ना। तो व्हाट फार्मर रियली नीड नाम से एक पुस्तक है, ये अनुवादित है हिंदी में भी, मराठी में भी, गुजराती में है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अंग्रेजी में मूल पुस्तक है और उसके बाद हिंदी मराठी में उसके अनुवाद हैं। धीरे धीरे करते करते आवर्तनशील अर्थशास्त्र पर आधारित खेती को समझाने के लिए 2017 से विधिवत शिविर चलते हैं। जैसे हमारे कुकमा में शिविर चलते हैं, तो हमारे कुकमा में जो स्वरूप है वो मूलतः ऑर्गेनिक खेती का स्वरूप है। आपके पास आवर्तनशील खेती को समझाने का स्वरूप है। 4 दिन का एक फार्म डिज़ाइन और आवर्तनशील खेती का वर्कशॉप रहता है, और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ से स्टूडेंट्स आते हैं आपके ही जैसे इसको सीखने के लिए आपके पास, है ना। तो चाचा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका अगर वीडियो ऑन हो सके तो बहुत बढ़िया रहेगा, विद्यार्थी आपको बड़े स्क्रीन पर देख पाएंगे। बढ़िया। हमारे विद्यार्थी भी आपका नमस्ते। स्वागत करते हैं जी। सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से आवाज़ आ रही है? जो लोग क्लासरूम में बैठे हैं, बाकी जो ऑनलाइन जुड़े हैं वो ठीक है? ठीक है जी। तो आपने काफ़ी सारा काम किया है किसानों को लेकर के ना, एक जो किसानों की समय एसोसिएशन है उसके भी आप मेंबर हैं, है ना। तो इस तरीके से काफ़ी काम किया है, और मुझे लगता है विद्यार्थियों को ये जो प्रथम चैप्टर है, पहला और दूसरा चैप्टर, मुझे लगता है इसका एक सारांश स्वरूप, इसकी कहानी सुनाने के लिए आज आपको आमंत्रण है। तो आप उसे अच्छे से करेंगे, है ना, और इन आपका जो एक लाभ है वो हमारे विद्यार्थियों को मिलेगा जी। तो हम शुरू कर सकते हैं बात जी। जी नमस्ते। नमस्ते। आवाज आ रही है? खूब अच्छे से, एकदम बढ़िया, क्लियर है आपका वीडियो, और एकदम वॉइस भी बढ़िया से क्लियर है जी। तो पहला चैप्टर है जो मुझे जिम्मेवारी दी गई है, अर्थ को पहचानने की शुरुआत क्रम से अर्थ की परिभाषा और उसके बारे में क्या मान्यताएं रही हैं, जी इसको समझने की कोशिश करेंगे। जी तो ये आवर्तनशील अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तिका है। यह सह अस्तित्ववाद जो दर्शन है, मध्यस्थ दर्शन है, उसमें अभी तक के जो दर्शनों की श्रृंखला पूरी दुनिया में रही है उसमें बहुतायत, अगर कुछ पश्चिमी दर्शनों को छोड़ दे तो भारतीय दर्शन तो लगभग सभी ही केवल आत्मा परमात्मा के बारे में चिंतन मनन करने का एक क्षेत्र रहा है उसका। जी कुछ पश्चिमी दर्शनों को छोड़ दें तो लगभग पश्चिम दर्शन में भी चेतना के ऊपर पदार्थ का या पदार्थ के ऊपर चेतना का प्रभाव कैसे पड़ता है, चेतना से निसृत हुआ है पदार्थ या पदार्थ से चेतना निसृत हुई है, और इन सब चीजों पर ही चर्चा होती रही।
पहली बार सहअस्तित्ववाद नाम के इस दर्शन के आने के बाद दर्शन से मानव के सभी आयामों को जोड़कर रखा। तो मानव के साथ में उसका व्यवहार आयाम होता है सबसे पहले। व्यवहार आयाम को जोड़ा तो उसके लिए मानव व्यवहार दर्शन अस्तित्व में आया। फिर मानव व्यवहार के बाद मानव कर्म दर्शन, माने कुछ न कुछ क्रियाकलाप वो मनुष्यतर प्रकृति के साथ में करता है, उसको कर्म दर्शन मनुष्यों के साथ भी करता है और मनुष्यतर प्रकृति के साथ में करता है, तो उसके लिए कर्म दर्शन प्रकाश में आया। और इसी तरह अभ्यास अनुभव दर्शन, और अनुभव अनुभव दर्शन और अभ्यास दर्शन। अभ्यास दर्शन अभी तक दर्शनों में, विशेषकर भारतीय दर्शनों में ये बताया गया था कि इसको पढ़ाया नहीं जा सकता। तो उन्होंने इसमें सहअस्तित्ववाद दर्शन ने चैलेंज किया कि नहीं, इसको इम्प्लीमेंट, इसको अभ्यास के द्वारा समझा जा सकता है। तो अभ्यास दर्शन आया कि सभी आयामों में किस प्रकार से, इस दृष्टि से यदि हम देखते हैं सहअस्तित्ववाद की दृष्टि से, तो उसको हम अपने जीवन में उतार भी सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। और इन तीनों का होना से अनुभव अपने आप हो जाता है। तो चौथा अनुभव दर्शन। इस तरह से मध्यस्थ दर्शन के 4 पांव हो गए, 4 पिलर हो गए जिसमें ये खड़ा है। अब कर्म दर्शन करेंगे कर्म कैसे? तो उसमें अर्थशास्त्र नाम की एक चीज आई। जो मनुष्यतर प्रकृति के साथ में कर्म करेगा, तो वो कर्म कैसे करेगा, उसके लिए आवर्तनशील अर्थशास्त्र आया। अभी जो मनुष्य के साथ मनुष्य करेगा उसके लिए समाजशास्त्र, जो मनुष्यतर प्रकृति के साथ करेगा वो अर्थशास्त्र, और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए जो करेगा वो अर्थनीति, धर्मनीति, राजनीति हो गई। तो इस प्रकार से पूरे दर्शन का सूत्र सार्वभौम व्यवस्था तक के सूत्रित करने के लिए एक एक स्टेप पर विचार करते हुए पूरे दर्शन का अवतरण हुआ। तो आज हम लोग यहाँ चर्चा करने वाले हैं मनुष्यतर प्रकृति के साथ में किस प्रकार का कार्य व्यवहार करें ताकि हम नित्य निरंतर इस पृथ्वी में संतुलन को बनाए, आवर्तनशीलता है इस पृथ्वी की, जो अपना दाना पानी भी निकालता रहे मनुष्य जाति, पशु पक्षियों के लिए भी अपना दाना पानी निकलता रहे, मनुष्यों का भी दाना पानी निकलता रहे, और नित्य निरंतर इस पृथ्वी पर हम चलते रहें, जीते रहें। अभी वर्तमान स्थिति तो ऐसी नहीं है। हम सब जानते हैं कि हमने खेती के तरीके को ऐसे विकसित कर लिया है कि अपने ही खेत में हम ऐसे उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं जो निरंतर हमारी उल्टा करती है, माने उत्पादन लगातार बढ़ाने के बजाय उत्पादन भी घटाती है, उसके पौष्टिकता भी घटाती है, बीमारी और पैदा करती है। अपना ही खेत खराब कर लिया। इसी तरह हमने पशुओं के साथ जो उनके वंशों में छेड़छाड़ करके उसको भी हमने डिस्टर्ब कर लिया। हर प्रजाति का लगभग दूध, हर प्रजाति का जो आउटपुट था लगभग निर्धारित रहता था। 1970 के बाद से जब से ये विज्ञान युग आया और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आया, तो 3 लीटर दूध देने वाली गाय को 20 लीटर के चक्कर में ना वो 20 रह गया ना 3 रह गया। किसी के हम्प नहीं है, किसी की वंशों की परंपरा ही लुप्त होने के कगार पर आ गई। तो इस प्रकार से हमने अपने ही पशु पक्षियों, पेड़ पौधों में यही किया हमने। अब तो बीज बड़े मिलने मुश्किल हो गए। बीजों की एक हजारों वर्षों की परंपरा को हमने दांव में लगा दिया है। तो कैसे करें भाई, अगर बीज खो गए तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? बीजों की एक महान परंपरा इस देश, ये पूरी धरती में रही है, तभी हम आसानी से किस समय पर क्या बोना है, कितनी दूर पर बोना है, किस विधि से बोना है, सीजन का ध्यान रखते हुए उसको हम सब बोते रहे हैं, बीज को सुरक्षित रहे हैं। अब हमारे पास बीज भी नहीं रहेगा तो हम कैसे करेंगे? और दो काम हो गए, एक तो बीज नहीं रहेगा, बीज हरदम लोकलाइज होता है, अब ये बीज ही ग्लोबलाइज कर रहे हैं। बीज के आधार पर नियंत्रण करने की कोशिश के चक्कर में बीज को ग्लोबलाइज कर रहे हैं, जबकि अकेले भारतवर्ष 80 से 85 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बंटा हुआ है, और हर एग्रो क्लाइमेटिक जोन का अपने प्रकार की गाय है, अपने प्रकार के बीज हैं, अपने प्रकार की
क्लाइमेट कंडीशंस हैं, और उसके आधार पर पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, सब अलग अलग हैं। अब हम उनको अगर ग्लोबलाइज करने जाएंगे तो कोई 2-4 में होगा, 2-4 के बाद नहीं होगा। एक डिजाइन होता है ना पूरे धरती में। जी। जैसे मनुष्य शरीर के अलावा जितने जीव जंतुओं के शरीर हैं, कोई ज्यादा से ज्यादा 10 माइनस और 10 प्लस डिग्री तक के लिए बना है, कोई 0 प्लस माइनस के लिए बना हुआ है। मनुष्य का शरीर है +50 और -50 तक के लिए वो अनुकूल हो जाता है। इसके अलावा धरती का कोई ऐसे जीव का शरीर नहीं है, ये डिजाइन बने हुए हैं। अब हम ग्लोबलाइज करने जाएंगे तो लुप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग एक अपने ही द्वारा अपनाई गई विधि के आधार पर, जिसको भौतिकवादी अर्थशास्त्र कहते हैं, लालच और संघर्ष पर आधारित है, उसको अपनाकर हम लोग ऐसे संकट में फंस चुके हैं, जिससे अगर नहीं निकलते हैं तो हमारे पुरखों का अभी तक का किया गया प्रयास भी निरर्थक चला जाएगा। और हम कहाँ से आए हैं? जंगल युग से। वहां पहुंच जाएंगे। पुनः पता नहीं कहाँ जाएंगे। लुप्त नहीं, हो हम एक जाएंगे। पेड़ हाँ, पौधे पशु पक्षियों के जंगल से निकले और हाँ, कंक्रीट के जंगल में खो जाएंगे। कंक्रीट के जंगल में खो जाएंगे, सही बात तो है। हमारी यात्रा जहां से शुरू हुई थी वहीं पर अंत हो जाएगी। तो अभी तक हुँ, हमने क्या प्रगति की? तो अब ज़ीरो। ऐसी स्थिति में 2000 के आसपास एक नए प्रकार के अर्थशास्त्र का उदय हुआ। उसका नाम है आवर्तनशील अर्थशास्त्र। आवर्तनशील अर्थशास्त्र हमें यह बताता है कि किस प्रकार से हम प्रकृति के साथ में कैसा व्यवहार करें कि नित्य निरंतर हमारे जो अभी मनुष्य जाति के द्वारा किए गए प्रयासों का भी हमें लाभ मिलता रहे, और आगे आने वाली पीढ़ियों को कम श्रम में अधिक ज़्यादा वो कर पाएँ, माने अगर कम परिश्रम, कम लागत में हम अपनी आजीविका को सुनिश्चित कर पाएँ। तो इस प्रकार से इस आवर्तनशील खेती को, आवर्तनशील अर्थशास्त्र को समझने की कोशिश करें। जी। तो पहला चैप्टर है कि एक शुरुआत कैसे हुई। तो किसी भी विद्यार्थी को पहले पूरा समझने के लिए उसको एक कल्पना करनी पड़ती है कि इवोल्यूशन थ्योरी तो सबने पढ़ी ही होगी, हुँ, और नहीं पढ़ी है तो उसको पढ़ लेना चाहिए। अगर उसको पढ़ लेंगे, इवोल्यूशन थ्योरी को बहुत सारे शॉर्ट के में वीडियोस भी उपलब्ध हैं और किताबें भी उपलब्ध हैं, और उसकी समरी भी उपलब्ध है। बहुत प्रकार का इसमें लिखित और दृश्य शब्द चीजें उपलब्ध हैं। हर विद्यार्थी को इवोल्यूशन थ्योरी जरूर पढ़ लेनी चाहिए। इवोल्यूशन थ्योरी इसमें भी बताई गई है, सहअस्तित्ववाद में, मध्यस्थ दर्शन में भी बताई गई है। हुँ, इवोल्यूशन थ्योरी का मूल है कि हम सब एक समय, यह धरती एक आग का गोला थी, हुँ, इसमें कुछ पानी नहीं टिकता था। धीरे 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 पानी टिका। जब पानी टिका, जल संतुलन हुआ। सबसे पहले क्या हुआ? जल स जल संतुलन, और फिर उसके बाद ताप संतुलन हुआ। फिर जलीय जंतु विकसित हुए। जलीय जंतु बहुत दिनों तक चलते रहे। बाहर चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा भरी हुई थी तो हुँ, बाहर नहीं निकल सकते थे। फिर पेड़ पौधे बने। जैसे ही पेड़ पौधे बने तो बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में परिवर्तित होने लगा, तो वायु संतुलन हुआ। जैसे ही वायु संतुलन हुआ तो समंदर से निकल के कुछ जीव जंतु पृथ्वी में, सर्पेंटाइन्स कहते हैं ना, ऐसे हाँ, रीढ़ की हड्डी को चपटा करके चलने वाले जीव जंतु ऐसे हुँ, चिपट चिपट के चलते हैं। और पूरा विकास, इवोल्यूशन क्या हुआ? चिपट के चलने वाले जंतुओं से ऐसे खड़े होने वाले जंतु तक का ही विकास है। पूरी एवोल्यूशन थ्योरी क्या है? जो धरती में चिपट के रीढ़ की हड्डी वाले जंतु हैं, वो हुँ, मनुष्य स्ट्रेट बैठ सकता है ना 90 डिग्री। धरती हुँ, में एक ही जंतु है, एक ही शरीर है जो 90 डिग्री पृथ्वी के ऊपर बैठ सकता है, सीधी कर सकता है। इसके अलावा किसी भी जंतु की 90 डिग्री नहीं हो पाती है। सही बात है। जिसकी सीधी रीढ़ की हड्डी हो जाती है वही उसका विकसिततम स्वरूप में हो जाता है वो। और बहुत बढ़िया। पूरी शरीर या पूरे जितने जीव जंतु हैं वो इसी तरह से है। इसको डार्विन ने पहली बार व्यक्त किया। हुँ, मध्यस्थ दर्शन भी लगभग उसी थ्योरी को मानता है, कुछ बहुत चीजें नहीं मानता है। जैसे हुँ, डार्विन ये मानता है कि हम सब एप्स से इवॉल्व हुए हैं, हुँ, जी, है ना। तो जी, जैसे
एप्स से इवॉल्व हुए हैं, तो छोटे-छोटे जीव-जंतु बनते-बनते बंदर बना और बंदर के शरीर के निरंतर बनने के बाद हम मनुष्य की शरीर में आए। मनुष्य शरीर बना है। जबकि मध्यस्थ दर्शन यह कहता है कि ऐसा नहीं है कि केवल एप्स से हुए, कहीं भालू से भी हुए हैं, कहीं रीछ से भी हुए हैं, कहीं बंदर से भी हुए हैं, कहीं बहुत प्रकार के जीव-जंतु और उसका डीएनए अभी भी करवा लिया जाए, तो हम कभी किसी जीव के उसका शरीर का विन्यास भी देखें। अरब के आस-पास पाए जाने वाले लोगों का ऊँट से बहुत ज़्यादा नाक मिलती है और चेहरे मिलते हैं। अभी दक्षिण भारत में बहुत सारे बाल, हमारे गाँव में भी बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत बाल होते हैं। और उनसे भालू से, रिक्श से उनके शरीरों का मिलते-जुलते हैं। और यूरोप में ज़्यादातर तो बंदर की तरह की छोटी-छोटी आँखें, लाल मुँह होना, तो उनका बंदर से मिलता है। चूँकि वो डार्विन यूरोप का ही रहने वाला था और तब तक इतना सब तरह के लोगों से उसका परिचय नहीं हुआ था, इसलिए उसने एप्स से लिख दिया। तो इसको फिर से रिवाइज़ किया जा सकता है। तो मध्यस्थ दर्शन यह मानता है कि कई प्रकार के जीव शरीरों के परंपरा बनने के बाद इवोल्यूशन थ्योरी क्या कहती है? एक प्रकार का पेड़ बन गया, तो उसकी परंपरा बनी, फिर दूसरे प्रकार का बनना शुरू हुआ, फिर उसकी परंपरा बनी, फिर तीसरे प्रकार का। इसी तरह जीव-जंतुओं का एक क्रम बना रहता है। तो इस प्रकार से इवोल्यूशन थ्योरी को हर शास्त्र को, चाहे समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हैं, इन सब में इवोल्यूशन थ्योरी का एक बड़ा रोल होता है। हर विद्यार्थी को इसको अच्छे से अध्ययन कर लेना चाहिए। अब हम तो इवोल्यूशन थ्योरी क्या बताती है? पहले हम जंगल में थे, जंगल से फिर विकसित हुए। पहली बार कल्पना करें कि यहाँ कहाँ पर, तो जहाँ पर पानी होगा वहीं पर रह रहे होंगे। पानी से छोड़ के कैसे आएँगे? क्योंकि बच्चों को बार-बार प्यास लगती है। हम जो जानवर पालते हैं उनको प्यास लगती है, वो कहाँ पानी? अभी हमारे पास बर्तन हमने खोजा नहीं है, तो कैसे होगा? किसी चश्मे के किनारे होंगे या समंदर के किनारे होंगे या तो झरने के किनारे होंगे या नदी के किनारे होंगे। तो सारी सभ्यताएँ इसी तरह विकसित हुई होंगी, हम भी वहीं से विकसित हुए होंगे। अब कैसे हम सुंदर-सुंदर शहरों में आ गए हैं, उसके बीच की यात्रा का एक अनुमान होता है। तो हर विचारधारा उस यात्रा का एक अनुमान करती है। सही बात है। कैसे करती है अनुमान? जिस परिस्थिति में है वहाँ से करती है। जैसे यूरोप के लोग तो कैसे अनुमान करेंगे? उनके यहाँ 10 महीने जाड़ा होता है। गोरकी देखा है ना? गोरकी का नाम सुना है ना? वो एक रेगिस्तान है, बर्फ का रेगिस्तान। 10 महीने तक बर्फ पड़ती है। तो वहाँ पर अब बच्चे तो वहाँ भी खाना माँगते होंगे माँ-बाप से, माँ-बाप तड़पड़ाते होंगे, खेती वहाँ हो नहीं सकती। अब कैसे उनको खाना पुजाते होंगे? घर में बच्चा रो रहा है, कल्पना करिए। ठीक है ना? वहीं से तो शुरू हुए होंगे। कहाँ से खाना शुरू हो गया? कल्पना करिए। तो या तो समंदर के किनारे वाले होंगे तो मछली मारने जाएँगे, झरनों के किनारे वाले होंगे तो शिकार करने जाएँगे। और जिसका शिकार कर रहे होंगे वो भी अपने आप को बचाने का संघर्ष कर रहा होगा। मछली पकड़ने जाएँगे तो नाव लेके जाएँगे या किसी तरह से शुरू किया होगा तो कितने लोग उसमें मरे होंगे, तूफानों में क्या कहते हैं लहरों में डूब के मर जाते होंगे बेचारे। लेकिन फिर भी बच्चे रोते हैं, तो मरना स्वीकार है लेकिन खाना तो ढूँढना पड़ेगा। ऐसी मानसिकता से क्या उनके मन में आया होगा? उसकी निश्चितता चाहिए, उनको आहार की निश्चितता चाहिए, तो फिर खेती आई होगी कि कुछ हम खुद उगाएँ, वहाँ कुछ तो करें। खेती कर नहीं सकते। नहीं कर सकते हैं, तो तो क्या आया फिर होगा? कि ढूँढने निकले होंगे। हाँ, तो क्या आया होगा? पशुपालन आया। पशुपालन आया, पशुपालन अच्छा। आया। दुनिया में शुरुआत पशुपालन की कहाँ हुई? ओह! तो ये और दिस इज़ धरती वेरी में 3 इंटरेस्टिंग। प्रकार की स्थितियाँ हैं। एक हाँ, जगह 10 महीने तक जाड़ा पड़ता है हाँ, और 1 महीने 10 महीने तक गर्मी पड़ती है। हाँ, वहाँ भी बच्चे रोए होंगे। वहाँ क्या जन्म होगा? यहाँ क्या वहाँ जन्म होगा? और हम भाग्यशाली लोग हैं जो भारत जैसे, अफ्रीका जैसे, ऑस्ट्रेलिया जैसे कॉन्टिनेंट में हैं जहाँ सैकड़ों प्रकार का खाना है। वहाँ पर हाँ, क्या विकसित हुआ होगा? यहाँ खेती विकसित हुई, वहाँ अच्छा, पशुपालन विकसित हुआ। यहाँ क्या विकसित हुआ? यहाँ खेती और वहाँ पशुपालन।
वहां क्या विकसित हुआ? तो इस तरह से अलग अलग परिस्थितियों में खाना सबको चाहिए। हाँ ठीक, आप ठीक। देखिए, तो समझिए इसको, ठीक है ना, इसको ध्यान से तो समझेंगे। अगर अगर टाइमलाइन को देखें यहाँ पर तो पशुपालन एक्चुअली पहले लोगों के आया, ध्यान में आया होगा। हाँ, पहले और अच्छा, बाद में नहीं आया। हाँ कैसे आया मतलब वो अभी समथिंग आप आ अच्छा, जाएंगे इसमें। ठीक है ठीक ना, है, ठीक। धरती में मानो तो एक साथ इवाल्व हुआ होगा, हाँ, हाँ, उसी हाँ, समय यूरोप में भी इवाल्व हुआ होगा, हाँ। उसी समय अमेरिका में भी इवाल्व हुआ होगा, उसी हुँ, समय भारत में भी। और ये हुँ, थ्योरी इनकी बिल्कुल चैलेंज करने योग्य है, जो ये कहते हैं कि मनुष्य ये ईडन एक ईडन वॉक करके है। हाँ, और ये हाँ, लोग लगभग यूरोप वाले ये थ्योरी मानते हैं कि पूरी धरती की मानव जाति केवल अफ्रीका से पैदा हुई, हाँ, फिर वही बिल्कुल। विकसित होकर सब जगह गए। इस हाँ, थ्योरी को हम नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं कि सब जगह मनुष्य इवॉल्व हुआ, और हुँ, अलग अलग परिस्थितियों में होने की हुँ, वजह से उसके चमड़े का रंग, उसकी हुँ, आंखें, उसका ये सब भौगोलिक रूप का हुँ, विन्यास भी उसी तरह से विकसित हुआ, और उसी तरह से उसके मानसिक स्थितियां विकसित हुई संघर्ष के लिए। तो संघर्ष का दर्शन कहाँ जन्म लिया? यूरोप में। यूरोप में। और जहां गर्मी थी वहां पर भी कुछ हुआ होगा, वहां का कल्पना करिए। तो वो लोग, जब भूख लगती है किसी आदमी को, तो हाँ, पहले आसपास के पेड़ जंगली जानवरों को मार के खा गए। हुँ, वहां तो ज्यादा जानवर भी नहीं है, तो क्या किए होंगे? पता जहां चलेगा वहां लूट करना है, तो लूट के संगठन बने, और अरे पूरी दुनिया में लूट करने के लिए। ठीक, तो वहां पर हाँ, लूट की संस्कृति हुई। यहाँ पर क्या मानसिकता विकसित हुई? अधिकार करने की, कंट्रोल करने हुँ, की। अब चारागाह में क्या होता है? जहां पशु लेके जाएंगे, मुझसे हाँ, पहले किसी दूसरे का पशु न चरा ले जाए, तो क्या करेंगे? हाँ, तो पहली बार धरती मेरी है कि मानसिकता कहाँ विकसित हुई? यूरोप में। यूरोप में। क्योंकि हमें पशु चराने जाने हैं, हमारे चारागाह हुँ, को कोई दूसरा न चरा ले। तो सबसे हुँ, ज्यादा कत्ल वहां पर इसी के लिए हुई है। एक दूसरे को पहले मारा पीटा। और अधिकारवादी मानसिकता कहाँ कहाँ हुई? अब जैसे, अब उनको हुँ, सेना बनानी है, जिसकी जितनी बड़ी सेना उतना हुँ, ज्यादा लूट, उतनी ज्यादा क्षेत्र के कब्जा कर पाएंगे। तो सेना के लिए क्या करेंगे? कोई आसानी से तो सैनिक बनना नहीं चाहता है, हुँ, तो क्या करेंगे? उसके लिए स्कूल खुलेंगे। तो दुनिया का पहला स्कूल खुला कि बिना किसी सोच विचार का एक आदमी पैदा करें, ऐसी उसकी मानसिकता विकसित कर दें कि हमारे दुश्मन को अपना दुश्मन मान ले, और हम कहें मार दो तो मार दे। वॉव! स्कूलिंग की शुरुआत, संयुक्त सेना की शुरुआत, सारी कंट्रोल, अभी भी जो दुनिया में बीज के माध्यम से कंट्रोल करना है, इसके हुँ, माध्यम से, पानी के माध्यम से कंट्रोल है, कहाँ से सब आती? सब यूरोपीय मानसिकताएं हैं। हुँ, अधिकारवादी मानसिकता से जन्म होता है, ठीक है ना। बहुत और बढ़िया। वहां जी, वहां पर लूटवादी मानसिकता हुई। हमारे यहाँ क्या हुँ, विकसित हुआ? जहां पर हमारे 6 प्रकार की ऋतुएं हैं, सैकड़ों प्रकार का खाना है, यहाँ पर गैदरिंग कल्चर विकसित हुई। ओके। तो गैदरिंग कल्चर में क्या हुआ? जंगल से बहुत सारी चीजों को कलेक्ट करके, अब हुँ, मान लीजिए जंगल है, तो जंगल में कलेक्ट करने जाएंगे, एक साथ जाएंगे, तो हुँ, क्या करेंगे? कबीले जैसे बन जाएँगे क्या कहेंगे वो ग्रुप्स बन जाएँगे? वो अभी बाद में आएगा। ग्रुप्स अच्छा, बन जाएंगे, बिल्कुल ग्रुप हाँ, से आएंगे, बन जाएंगे। हाँ, लेकिन क्या करेंगे? अम, आप ही बताइए। गैदरिंग 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 करने कल्चर जाएँगे है। हाँ, हाँ, जाएंगे तो ग्रुप बना के जाएंगे, और एक तरफ हाँ, गए, मान लीजिए कोई कैथा कैथा ले आया, कोई इमली इमली ले आया, वहां तो बोया तो गए नहीं है। जिस हाँ, तरफ चले गए गैदरिंग करने के लिए, वहां जो है वही तो लाएंगे। कोई हाँ, सीजन है तो जौ ले आया, हाँ, कोई तो एक प्रकार एक्सचेंज का फल ले करेंगे। आया। तो हाँ, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के, माने एक एक प्रकार का फल खाएंगे तो वो मर भी जाएंगे, हाँ, पचेगा नहीं। तो यहाँ क्या हाँ, विकसित हुई? फिर हमने एक व्यक्ति को चुना कि सारी चीजें जो आती हैं उसके पास रख देंगे। फिर अच्छा, वहां पर किसके साथ क्या मिलाकर खाना है, इसके लिए एक महान संस्कृति का जन्म हुआ, जिसका नाम यजमानी, यजन ओह! कहते हैं न्यायपूर्ण वितरण को। तो सारे लोग वहां रख देते थे,
फिर वो किसके साथ कितने प्रतिशत में क्या मिलाकर खाना है, इसका एक रेशियो बनाता था और फिर वो सबको वितरित किया जाता था, जिसको यजन कहते हैं। यजन माने न्यायपूर्ण वितरण। पूरी दुनिया में न्यायपूर्ण वितरण का कोई उदाहरण नहीं मिलता है भारत के अलावा। इस तरह से यहाँ पर ये कल्चर इवॉल्व हुई। तो भूख लगेगी तो हम साल भर का खाना रखने लगे, उसको सुरक्षित करने लगे, खेती विकसित कर ली। इस तरह से हम यहाँ पर इवॉल्व हुए। अब क्या होगा, अब फिर और थोड़ा सोचा जाए। अब आदमी और विकसित हुआ तो कबीलों में हो गया, फिर गांव बन गए। पहले अकेले अकेले पैदा हुआ, फिर कबीले बने। पहले एक ही कुटुंब बना, एक कुटुंब और ज्यादा बड़ा हो गया तो कबीले बन गए, और कबीले हो गए तो क्या बना, गांव बना। तो अब सामाजिक विस्तार का क्या क्रम बना, तो पूरे जितना ट्रीज है इस तरफ केवल कबीले स्तर तक जाके रुक गए, उनका विकास वहां रुक गया। और यहाँ पर क्या हुआ, यूरोप में यहाँ पर कम्युनिटी लेवल में जाके नहीं रुके, एक दूसरे को वो भी लूट डाले, वो कम्युनिटी भी लूट डाले। भारतवर्ष में जहां कई कम्युनिटी एक साथ मिलकर रहती हैं उसको गांव कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ गांव को एक नाम है देहात। देहात का मतलब वो होता है जहां सारे लोग एक देह की तरह मिलके रहते हैं। माने मुंह अपना काम करता है, आंख अपनी काम करती है, कान अपना काम करता है, पेट अपना काम करता है, हाथ पांव अपना काम करते हैं, लेकिन सभी मिलकर एक शरीर को पुष्ट करते हैं। जब इसी प्रकार एक समूह के लोग पूरे एक समूह को पुष्ट करते हैं, ऐसी राजनैतिक प्रणाली विकसित कर ली, उसका नाम है गांव। कहीं गांव कहलाते हैं, कहीं देहात कहलाते हैं, पंजाब की तरफ पिंड कहलाते हैं। पिंड माने शरीर होता है, शरीर। हाँ। तो शरीर की तरह जब एक लोग रहते हैं समूह में, एक कंपैक्ट शरीर, और शरीर में क्या है, जरा सी कहीं पर भी सुई चुभ हुई है तो दर्द किसको होगा, पूरे शरीर को होगा। पूरे शरीर में पता लगेगा। इसी तरह हम चाहे दुनिया वाले हमारा कितना भी मूल्यांकन करते रहते हो, लेकिन अगर किसी के साथ भी अन्याय होता है तो पूरा गांव आज भी खड़ा हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक गांव विकसित हुई है भारतवर्ष में, भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में, और हमसे लगे हुए बहुत सारे देश हैं, म्यांमार में, है ना। इस तरह से यहाँ पर समाज विकसित हुए। अब समाज विकसित होगा तो क्या होगा, आदमी इधर से उधर जाएगा। बिल्कुल। चाचा जी एक मिनट, ऋत्विक बेटा कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, कोई डिस्टरबेंस है? हाँ ध्यान दीजिए लेक्चर पे जी, प्लीज कंटिन्यू करें। हाँ, इनको समझ में पकड़ में भी आ रहा है कि हम चिल्लाए चले जा रहे हैं, ये भी पूछ लीजिए। हाँ, इनको बीच बीच में गैप भी दिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, कोई प्रश्न हो, बात समझ में ना आ रही हो तो आप पूछिए, है ना। आप इधर उधर शिफ्ट कर दें तो मुझे पता नहीं चलता है कि आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, या आगे पीछे मुड़ेंगे तो दूसरे भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है अर्जुन बेटा, समझ में आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। और पीछे जो बैठे हैं बेटा जी, आप सभी को समझ में आ रहा है? हिना बहन सुन रहे हैं, दिलू भा समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो आपको जो भी बात अच्छी लगे तो आप हाँ जरा लाइक पे प्रेस करिए तो पता चले कि क्लास उतनी लाइव चल रही है, सुन रहे हैं सब बैठ के शांति से पूरी कहानी। ठीक है ना। तो समाज जब कई लोग एक साथ रहते हैं तो फिर क्या होगा, हमें एक अर्थ की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से अर्थ का जन्म हुआ जी। और अर्थ के लिए ही इधर से उधर जब लुटे, जहां पर अधिकारवादी मानसिकता, तो एक समय तक आसपास लूटते रहेंगे, कभी तो वहां खत्म हो जाएगा। फिर वो उन इलाकों की तरफ जाते हैं जहां पर प्रचुर भंडार है, कभी खत्म ही नहीं होता है। तो इसी वजह से पूरी दुनिया के लोग भारत की तरफ आकर्षित हो रहे थे, अफ्रीका की तरफ आकर्षित हो रहे थे, अमेरिका की तरफ आकर्षित हो रहे थे, जहां पर कभी खत्म ही ना होने वाले भंडार थे। भारत के साथ सब सुविधा हो गई और अमेरिका और अफ्रीका के लोग और ऑस्ट्रेलिया के लोग इसमें चूक गए कि हम एक गांव जैसी एक ऐसी सांगठनिक इकाई बना लिए जिसके ऊपर जितने दिनों तक अधिकारवादी मानसिकता के लोगों ने हमको लूटा पीटा, फिर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, हम बच गए। हम लुटे पिटे हैं आजादी के बाद।
सही बात है ये ना? उल्टी बात हो गई। हाँ, और हाँ। क्या हुआ, अफ्रीका उतने ही दिन तक, जितने दिन तक ये लुटेरे, ये अधिकारवादी मानसिकता के लोग अफ्रीका में रहे, तो अफ्रीका को नष्ट कर दिया, हुँ। अमेरिका को नष्ट कर दिया, ऑस्ट्रेलिया को नष्ट कर दिया, हमारा कंटिनेंट बच गया। और इस कंटिनेंट से ही अब पूरी दुनिया को उम्मीद है कि यह ऐसी सभ्यता संस्कृति दे सकती है पूरी दुनिया को कि सब जगह आराम से लोग रह सकते हैं। तो हमने कैसे किया, थोड़ा-सा इस पर भी ध्यान हुँ। दिला दें तो हम अर्थ के उत्पत्ति के सिद्धांत की तरफ चलेंगे। हाँ। तो जब ये हमारे यहाँ आए पशुपालक, तो क्या हुआ, हमने खेती में जोड़कर, बैल को खेती में जोड़ लिया, उनको भी अपना बना लिया। अच्छा। आज जब ये लूटने वाले आए तो उनको साथ क्या किया, हमने वस्तुएं पैदा की, इनको व्यापार में जोड़ लिया। तो ओके। हमने पूरी दुनिया के सारी हाँ। मानसिकताओं का अपनी खेती में हल निकाल लिया। वाओ! ठीक, तो यह ग्राम हुँ। संस्कृति छोटी-मोटी संस्कृति नहीं है, ये विश्व हुँ। की अद्भुत संस्कृति है, अद्भुत मानवीय अ, मतलब सहिष्णुता को ना एक नई रोशनी में देखने को मिला कि हम हाँ, वो पशुपालक लोग भी हमारी तरफ आए तो उसमें से भी हमने कुछ अच्छी चीज़ को उठा करके जोड़ लिया हाँ, अपने में। उनको अपने साथ रख लिया। उनसे रख कहा कि लिया। तुम बैल को ट्रेंड करो, हम खेती में जोड़ लेंगे तुम्हें। हाँ। और वाह! ये लोग जो हुँ। जिनके पास देखिए पूरे विश्व हुँ। में सबसे हुँ। पहले अरबों ने तिजारत शुरू हुँ। की। तिजारत कहते हैं व्यापार को। अच्छा, सबसे तिजारत। पहले दुनिया में तिजारत शुरू हुई अरबों में। क्या किया? मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति ने लूट-पाट को बंद करके तिजारत के लिए इनको उत्साहित किया कि तुम क्यों अच्छा। लूटते हो? हुँ। जिनको लूटते हो उसी तरह का तुम काम करो। जहाँ ये हुँ। वस्तुएँ बनती हैं वहाँ जाया करो और जो खरीदता है वहाँ पर बेच आया करो। ये हुँ। तो तुम भी कर सकते हो। तो इनका ध्यान तिजारत माने बेचने-खरीदने के ऊपर चला गया। और इन्हीं की वजह से मेसोपोटामिया और सिल्क रूट है ना, ये हुँ, अरबों हुँ। की देन है। अच्छा, सही हाँ, बात। हाँ। तो इस तरह से ये जो अंग्रेज जो आए 14वीं शताब्दी तक अरबों के हुँ। माध्यम से ही इनका व्यापार हमसे होता रहा है। तो सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारी सीधे यहाँ आए हैं 14वीं शताब्दी में, उसके बाद से सीधे यहाँ से व्यापार शुरू हुआ। खैर, तो इवोल्यूशन थ्योरी हमारी गाँव हो हुँ। गए और गाँव में फिर इधर-उधर जाना हुआ, तो हमें हुँ। अर्थ की ज़रूरत पड़ी। कैसे ज़रूरत पड़ी? अपना खाना लेके तो सब जगह जा नहीं सकते, हुँ। तो एक्सचेंज के लिए ज़रूरत पड़ी। तो एक्सचेंज का क्या इतिहास है? जब हम जंगल में थे तो कीमती लकड़ी को हमने उसका माध्यम बनाया, उसके पहले पत्तों को माध्यम बनाया था, फिर इसके बाद कौड़ी को हुँ। माध्यम बनाया, फिर कौड़ी से जो वह धातुएँ जो मनुष्य हाँ, के पास कम सर्वसम्मति से मात्रा में। किसी को हाँ। तय कर लेते था, उसके बनाने हाँ। एक चमड़े के भी सिक्के का है। और अभी हम पत्र मुद्रा में हैं। इसके बाद पहले सोना हुँ। आया, चांदी आई, सोना-चांदी के पहले हीरा मोती थे, समंदर के हुँ। किनारे समंदर में पाए जाने वाले द्रव्य थे, उनके आधार पर हम एक्सचेंज करते थे। अभी हम ऐसी स्थिति में पहुँच गए हैं कि प्रतीक मुद्रा से काम चला रहे हैं। हुँ। ये जो पत्र मुद्रा है, हुँ। यह सोना के आधार पर छपनी शुरू हुई। हुँ। तो क्या हुआ ये? सोना भी एक प्रतीक मुद्रा है और हुँ। प्रतीक की प्रतीक हो गई और बनी काहे के लिए? एक्सचेंज के विनिमय लिए। के लिए, हाँ। और अब करने क्या लगे? कंट्रोल। हुँ। ये संकट खड़ा हो गया। इस बात इसका को उत्तर थोड़ा-सा और समझाइए कि मुद्रा हमें वस्तु विनिमय के लिए चाहिए थी, अब हम लोग अ, मतलब प्रतीक के प्रतीक में चले गए और अब तो प्रतीक-वतीक भी नहीं रह गया, बस केवल नंबर इधर-उधर एक्सचेंज होते रहते हैं, जी, फ़ोन स्क्रीन में हमारी, है ना? तो ये कैसे एक हाँ, समस्या बन गई, इसको थोड़ा-सा और समझाइए। जी, वास्तव में अर्थ क्या है और अभी किसको मान लिए हैं? जी। जी। तो जैसे इसको ऐसे देखते हैं कि जब हुँ। पहले आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता था, तो खाना तो हुँ। सब जगह चाहिए, कपड़ा भी हुँ। सब जगह चाहिए, जाड़ा भी लगेगा तो वहाँ भी कंबल हुँ। चाहिए। मान हुँ। लीजिए मैं ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ जाड़ा रहे और यहाँ जहाँ गर्मी है, वहाँ से जाता हूँ, तो मैं कितने कंबल लेके जाऊँगा? तो हमें तो कुछ न कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि भैया हाँ। हम कोई एक ऐसी कॉमन मुद्रा का विकसित कर लें, जिसमें हुँ। सर्वसहमति हो
उसके आधार पर हम ले दे लिए करेंगे। इस तरह से ये पूरा का पूरा अर्थ का विकास हुआ। अर्थ अनर्थ में बदला ये कि जब हम इसको कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल दो तरह से करते हैं, उत्पादन को कंट्रोल करने लगे, फिर इसके बाद उत्पादक को कंट्रोल करने लगे। और हमारी जो पॉलिटिक्स है, राजा उनके फेवर में खड़े होने लगे, किनके? कंट्रोल कर्ताओं के फेवर में। राजा स्वयं कंट्रोल करने लगा। स्वयं व्यापारियों से क्या होता था दरअसल कि जब राजाओं की जब क्या हुआ कि जब संग्रह हुआ, ग्राम बन गए तो संग्रह हुआ तो लुटेरा आएगा। एक गांव के लुटेरे को लुटेरा कहते हैं और 100 गांव के लुटेरे को राजा कहते हैं। ये आ गए। अब एक आदमी लूटता है तो उसको लूट कहते हैं, अब 100 गांव के लुटेरा तो उसको टैक्स कहेगा, टैक्स कहते हैं। उसको तो लूटेगा। लूटने का नाम बदलता रहेगा लेकिन लूटेगा। किसको लूटेगा? सामान्य कॉमन लोगों को, उत्पादकों को। हाँ बाकी है क्या किसके पास? राइट, क्योंकि उत्पादन तो बाकी जनता तो उत्पादन में लगी नहीं है, लगी तो नहीं है, लूटेगा तो कौन? लूटेगा जो किसको? उत्पादक को। तो पहले उत्पादक से मांगता रहा, फिर छीनता रहा। उसके लिए पहले बंदूक का, तलवार का, भाले का, बल्लम का, बर्फी का, तोप का, सेब का, परमाणु बम तक का इंतजाम बनाया उसको। ठीक है ना? अब जी। अच्छा, तो भारतवर्ष में क्या हुआ, ये उनको तो लूट पाए, जिनके पास जो नोमैडिक कल्चर के लोग थे, उनके पास तो कुछ उत्पादन था नहीं। कितने पशु रख लेगा राजा पशु के रूप में? तो उनको तो प्रतीक मुद्रा की जरूरत थी। लेकिन हमारे यहाँ 1793 तक वस्तु ही देते रहे हम लोग। अच्छा। पहली बार भारतवर्ष में 1793 में जमीन टैक्स, कैश के रूप में टैक्स शुरू हुआ, कानून बना के। प्रयोग इसके पहले 1865 में शुरू हो गया था, 1765 में। लेकिन कानून बनाकर 1793 में पहली बार उसका नाम है परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। उसके पहले अगर हम काश्तकार गेहूं पैदा करते थे तो गेहूं का एक जितना प्रतिशत तय हो जाता था, मुखिया के माध्यम से राजा के पास पहुंच जाता था। चावल पैदा करते थे तो चावल पैदा हो चला जाता था, कैथा पैदा करते थे तो कैथा चला जाता था। कोई हमसे पैसा नहीं मांगता था, पैसा सब पहले इन्होंने मांगा। तो मैं बच्चों को 2 किताबें पढ़ने के लिए रिकमेंड करता हूँ, इसको बहुत अच्छे से समझना है। एक तो होमो सेपियंस में धन का कैसे विकास हुआ, इसको पढ़ लेना चाहिए। बहुत अच्छा चैप्टर है जो हम यहाँ बताना चाहते हैं। इसको और ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ लेना चाहिए, तो इनका पूरा वैश्विक दृष्टि स्पष्ट हो जाएगी। दूसरा, किस प्रकार से पूरे के पूरे किसानों को, राजाओं को, देशों को पैसे से नियंत्रण हुआ, तो लियो टॉलस्टॉय की एक कहानी है, फिजी द्वीप की करुण कहानी। अच्छा। लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक है फिजी द्वीप की करुण कहानी। ये इंटरनेट में भी होगी मेरे ख्याल से, इसको पढ़ लेना चाहिए। तो किस प्रकार से, एक उन्हीं की और पुस्तक है कानून बनाकर राज्य करना। इन सब पुस्तकों को पढ़ने से बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से हम इन दौरों से गुजरे हैं। और ये सब अधिकारवादी मानसिकता के लोग पूरी दुनिया में गए हैं लूटने के लिए। उससे क्या हुआ है, उससे क्या हुआ है, आज की तारीख में पूरी दुनिया में जो अर्थशास्त्र प्रचलित है वह व्यक्तिवादी और समुदायवादी अर्थशास्त्र है और लालच पर आधारित पूरा का पूरा है। लालच क्यों है? क्योंकि जिसके पास संग्रह, जिसके पास उत्पादन की नित्य निरंतर परंपरा नहीं होती है, खाना तो बच्चों को भूख लगेगी ही। वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? संग्रह करेगा। तो जिसके पास, जैसे हमारे पास तो दाल चावल है, तो इतने महीने तक गेहूं का आटा खाएंगे, फिर ज्वार आ जाएगा तो ज्वार का आटा खाएंगे। हमारे पास आश्वासन है पूरा, उसकी प्रक्रिया को जानते हैं, तो हमारे पास पैसे के संग्रह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनके तो पास बेचारों के है नहीं, तो क्या करेंगे?
संग्रह करेंगे लूट-लूट के, बस यही करेंगे। हाँ, नहीं वो नहीं अनाज नहीं रख सकते, वो जानते हैं, पहले अनाज रखा इन्होंने, लेकिन वो सड़ हाँ। जाता है। तो अच्छा। पैसे से पहले हम उत्पादक के मन को कंट्रोल करना, और उत्पादक को कंट्रोल करने से ही उनका खाना सुनिश्चित होगा। ओह! तो पैसे से पहले उत्पादक के मन को कंट्रोल करना, मतलब जी, मानसिकता में इस चीज़ को बिठाना। अरे वाह! बिठाना। जैसे अभी आप सबके मन में क्या बैठा है, पैसा नहीं होगा तो मर पैसा जाएँगे। मर जाएँगे। ये कहाँ से आ गया? जबकि चींटी तक नहीं मरी बिना पैसे के, और हाँ, हाथी भी नहीं मरा आज तक। हाथी का इतना बड़ा पेट और चींटी का हाँ। इतना सा पेट, दोनों नहीं हुँ, मरे। लेकिन कोई हाँ, भी आदमी से हाथ उठवाइए, मर जाएँगे कि नहीं मर जाएँगे? ये ऐसे इंजेक्शन कहाँ से आया है? ओह हो हो! तो क्या हुआ है कि हुँ, अभी हम जो किताबों में पढ़ते हैं, स्कूल पहला कहाँ जन्म लिया था? यूरोप में। किताबें कहाँ जन्म ली थी? किताबें भी यूरोप में, हम लोग तो पहले वेद लिखा लिखा किसने होगा पहली बार? फिर शायद उन्हीं ने ही लिखा होगा पहली बार, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये कल्चर था बोल-बोल के आगे बढ़ाने का। हमें तो कंट्रोल नहीं करना था। उनको हाँ। मानसिकता में कंट्रोल करना था, उसके लिए कंटेंट बनाना, किताब लिखना। ओह! वही किताब पढ़ के आ गए हैं, अब हमें भी लगता है बिना पैसे के हम मर जाएँगे। और हम हो गए शिकार अब। तो हुँ, आवर्तनशील खेती, आवर्तनशील अर्थशास्त्र इन 2 चीज़ों के लिए पैदा हुआ कि प्रकृति के लिए इसका साथ हम उसकी हुँ, निरंतरता को बनाए रखते हुए, उसकी शाश्वतता को बनाए रखते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी आजीविका का प्रबंधन करने की कला को सीखना। दूसरा, जो मन में भय है और हुँ, उसकी वजह से जो लालच और संग्रह करते हैं, उस पर हुँ। कंट्रोल करना। इन 2 चीज़ों के लिए आवर्तनशील अर्थशास्त्र का जन्म हुआ। वाह! तो ये जो मन में भय बिठाया गया था, इसको निकालने का पूरा कार्यक्रम है ये क्रम भई। है, भय मन का भय भी निकले, और हाँ, उत्पादन की वह कला जिससे हाँ। हम प्रकृति को यथावत बनाए रखते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी मानव जाति अपना खाना सुनिश्चित कर सके। इन 2 चीज़ों के लिए आवर्तनशील अर्थशास्त्र का जन्म हुआ। हुँ, वाह! तो मतलब ये 1793 तक ये जो वस्तु विनिमय भारत करता रहा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मात्र 232 साल हुए, जब से हुँ, हमने ये मुद्रा जो है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बैठी। और हुँ, अभी भी हम लोग देखते हैं कि जैसे अपने गाँव में अपने लोगों के बीच रहो तो पैसे की उतनी वो भय लगता नहीं है, गाँव वगैरह में चले जाओ तो। हुँ, तो मतलब निकलने की भी एक आश्वस्ति लगती है कि निकल सकते हैं आसानी से। बिल्कुल निकल सकते हैं, बल्कि हाँ, निकलते ही हैं। निकलते ही हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है ना? तो इस हाँ, प्रकार से, और क्यों हुआ ये? क्योंकि 7 चीज़ें इस चैप्टर हुँ, के अंत में क्या लिखा है? अगर जो वर्तमान अर्थशास्त्र है, जिसको भौतिकवादी अर्थशास्त्र कहते हैं, जी। तो तो 7 चीज़ें संभव ही नहीं हैं। हुँ, क्या-क्या? व्यापार विधि से समाज नहीं बनेगा। हाँ, जो बिल्कुल। अभी अभी जो लूटवादी मानसिकता, जिसमें हुँ, पैसे के आधार पर हम नियंत्रित होने और नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, ये हुँ, दोनों भौतिकवादी हैं। हुँ, जो चाहे जो मजबूरी बताते हों, लेकिन उनके मन में बैठ गया है कि पैसे के बिना मैं जीवित नहीं रहूँगा, तो वो भी उसी तरह भौतिकवादी हैं, जिस तरह से कंट्रोल करने वाला भौतिकवादी है। बस दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। 2 पहलू हैं। वाह! द इसको समझ कंट्रोल्ड बिकम द कंट्रोलर, पार्ट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। हाँ, और वो क्या ओके, करता है, जो अभी कंट्रोल है, वो भी किसी और को कंट्रोल करने के कंट्रोल लिए निरंतर करेगा। प्रयास करता रहता है। इस तरह कंट्रोल करने की एक हुँ, परंपरा यदि हुँ, रहेगी, तो समाज कैसे बनेगा? ठीक है ना? अभी जो हुँ, है, और ये लाभ आधारित है। लाभ हुँ, किसी की हानि पर निर्भर है। जिसकी बिल्कुल। हानि होगी वो रिएक्ट करेगा, तो क्या हुँ, होगा? उसका दमन करना पड़ेगा। एक युद्ध में खड़े होंगे हम। हाँ, युद्ध की परंपरा यदि बंद करनी है, तो इसको लाभ आधारित इसको भी बंद करना पड़ेगा। तो भैया, हुँ, जब बंद ही करना है तो आज क्यों ना बंद कर दें? हुँ, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? ठीक है ना? सही बात। तो हाँ, तो ये कैसे जाएगा? माने व्यापार विधि से समाज नहीं बन सकता। हुँ,
व्यापार विधि से समुदायों का अंतर विरोध नहीं मिट सकता। हम अगर सोचते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच का अंतर विरोध मिट जाए, जबकि कोई कारण नहीं है लड़ने का। क्यों? क्योंकि शीर्ष में बैठे लोग अगर इनको हमको लड़ाई नहीं रहेंगे तो युद्ध का सामग्री कैसे बिकेगी? और जो यहां से लेकर वहां तक का बंदर बांट है वो रुक जाएगा। सही बात है। तो इसलिए अखंड समाज नहीं हो सकता, सार्वभौम व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते। तीसरा, व्यापार विधि से वैर विहीन परिवार भी नहीं हो सकता। सांत्वना भले ही देते रहे। मैं रोज सुनता रहता हूं, बहुत सारे लोग क्या हो गए हैं, जीवन विद्या में ऐसे जुड़े हैं कि वो अपने आप को मजबूर बताकर कंप्रोमाइज करते हैं। अरे भाई, आदमी हो, लात मार के भागो बाहर। कंप्रोमाइज कुछ होता ही नहीं है। या तो वो पटरी में जाओगे तो वहीं पहुंचोगे, चाहे रोते धोते पहुंचो, चाहे हम कहें कि हम जान गए हैं, फिर भी समुद्र में जाएंगे। उत्पादन में जुड़ना ही पड़ेगा। उत्पादन के बिना कोई स्रोत नहीं है कि हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के उसमें पहुंच पाएंगे। चौथा है, व्यापार विधि से धर्म माने व्यवस्था सफल नहीं होती। व्यापार विधि से कोई राष्ट्र, राज्य व्यवस्था सार्वभौम अखंड अक्षुण्ण नहीं हो सकती। किसी समय तक कोई चलता रहेगा, किसी समय तक कोई चलता रहेगा, अक्षुण्णता नहीं बनेगी इसकी, है ना। और इसी तरह न तो कोई व्यक्ति समृद्ध हो सकता है और ना ही सार्वभौम शुभ की कोई परिकल्पना घटित हो सकती है। तो इसलिए कि नहीं हो सकती है, इसका आप चिंतन मनन हम सब कर ही सकते हैं और देख लें कि कैसे हम ऐसी, क्या हम चाहते हैं ये? यदि हमें नहीं चाहते हैं तो हमें आवर्तनशील अर्थशास्त्र को समझना पड़ेगा और प्रकृति के साथ उत्पादन पूर्वक भय मुक्त स्थिति में, समृद्धि में पहुंचना पड़ेगा। तभी हम स्वयं अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के धारक वाहक बन सकते हैं और कभी इस धरती में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था अवतरित हो सकती है। तो इस प्रकार से आवर्तनशील अर्थशास्त्र का अवतरण हुआ। और नटसेल में एक पुस्तक जो मैंने सबको बांटी थी, संभवतः आप उसको पढ़ी होंगी। हमने पूरे आवर्तनशील अर्थशास्त्र और भौतिकवादी अर्थशास्त्र दोनों का क्या अंतर है, इसको हमने उसमें बताया है। तो उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमें गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए और हमें उत्पादन से कैसे जुड़ना है। उत्पादन से जुड़कर ही हम अपने अंदर के लोभ लालच के भय से मुक्ति पा जाते हैं, पा पाएंगे। भ्रम भय से मुक्ति पा पाएंगे। लोभ लालच कोई चीज नहीं है, भय है उसके पीछे जो हमें संग्रह के लिए प्रेरित करता है, उससे मुक्ति जरूरत है, वो हमारा दुख है। सही बात है। तो उसका नतीजा यह होता कि आप करोड़पति भिखारी की तरह मिमियाता हुआ बात करते मिलेंगे आप। दूसरा सोचता है कि उसके पास बहुत है, वो बेचारा डरता ही रहता है। ठीक है ना। इस तरह से आवर्तनशील अर्थशास्त्र का, और इसको और डिटेल में पढ़ लेंगे। तो अगर उसको पढ़ लेंगे आप होमोसेपियंस वाला, तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, कि किस शताब्दी में कौन सी मुद्रा, किस शताब्दी में कौन सी मुद्रा और किस तरह हम पत्र मुद्रा में पहुंचे। पत्र मुद्रा में पहुंचने का पूरा ऐतिहासिक क्रम उसमें दिया हुआ है जी। बच्चे चाहें तो एआई की मदद ले सकते हैं और उस चैप्टर की समरी बनाकर भी इनको मिस्टर ग्रोव दे सकते हैं, या कोई भी दे सकता है, और उससे भी इसको पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको कर लेंगे। तो बताइए, है ना, जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, नीलू भा बताएं, आप कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं ना। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, क्या नई बात समझ में आई, क्या सीखने को मिला, वो बताइए। जी, उसको प्रश्न पूछें तो आधा घंटा अपन इसमें दे सकते हैं। और अगर प्रश्न नहीं है तो फिर मैं इसी का अगला वाला वो खोल सकता हूँ। हाँ, नहीं, थोड़ी बातचीत तो मुझे लगता है जरूरी है, बच्चों से इंटरेक्शन, है ना, स्टूडेंट्स को। बताइए भाई अर्जुन बेटा, क्या समझ में आया, बताएं एक एक करके। अनम्यूट कर लीजिए बेटा। कौन सी बात पर ध्यान गया? आज अध्याय 1 की अपनी पूरी समरी है। हाँ, आ जाओ।
एक प्रश्न था। जी हाँ, बोलो बेटा। अ, एक होमो सेपियंस पुस्तक के बारे में बात की, और दूसरा कौन सा पढ़ना है? फिजी लियो द्वीप की टालस। करुण कहानी और कानून बनाकर राज्य करना, ये 2 किताबें आपने लियो टॉलस्टॉय की बताई। जी, है ना? बल्कि लियो टालस्टॉय को ये लोग पढ़ें इस उम्र में तो उनको बहुत फायदा होगा। अच्छा, हाँ, मैं भी पढ़ूंगी थोड़ा, मैंने भी नहीं बिल्कुल पढ़ी है पढ़िए, किताब। बहुत हाँ, बहुत जरूरी है उसको पढ़ना। अच्छा। दरअसल क्यों मैं कहता हूँ पढ़िए, क्योंकि हम्म लियो टॉलस्टॉय उस समय के हैं जब यूरोप पूरे विश्व को लूट कर अपने यहाँ धन लेके जाता था। उस धन से वहाँ इंडस्ट्री खोल रहा था। उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए अपने यहाँ के ग्रामीण समाज को तोड़ रहा था, कानून बनाकर तोड़ रहा था। उसी समय उस पीड़ा से गुजर रहे थे जिस पीड़ा से मैं गुजर रहा हूँ, हम गुजर रहे हैं, कि किस तरह से हमारा ग्रामीण समाज प्याज के छिलके की तरह परत दर परत उतर रहा है और ये विश्व की आखिरी संभावना भी मिटने जा रही है। हम्म लियो टॉलस्टॉय आज से 200 साल पहले, जब 300 250 साल पहले जब वहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था यूरोप में, उस हम्म समय उनका ग्रामीण समाज टूट रहा था। उस समय की पीड़ा का व्याख्यान है, इसलिए उसको पढ़ना आप सबके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये मार्क्स के पहले की कहानी है। हम्म, जी, बिल्कुल। और बताइए बेटा, बाकी लोग बताएं। हिना बहन समझ में आया? दिलू भा बताएं कुछ। आज हितेश भाई और रमा बहन नहीं है क्लास में। हिना बहन स्पष्ट हुआ? बाकी और कौन बैठे हाँ हैं? दीदी। हाँ ठीक है। बाबू बेटा जी आप बताएं, क्या बातें क्लियर हुई, कहाँ ध्यान गया? सुहानी बेटा जी बताएं, कहानी समझ में आई कि नहीं समझ में आई? कहानी समझ में आई? अनम्यूट करना पड़ेगा, क्लास में जो बच्चे बैठे हैं अनम्यूट करके ही बता पाएंगे ना। ठीक है, ठीक है। तो और कोई प्रश्न है तो पूछिए। निहार निहार बेटा जी, और अभी अपने एक और बेटा जी थे ना अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, आ रहे हैं जा रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं। ठीक, चलिए थोड़ी सी और बात मुझे लगता है चाचा जी अपन और आगे कुछ जी, बात कर सकते हैं। हाँ, बस मोटा मोटा समझे हैं, थोड़ा मैं इनको और विस्तार से मैं भी पढ़ के जो सेपियंस वाली स्टोरी है उसको समराइज करके जैसे आपने सजेस्ट किया ना उसको हम कर लेंगे एक बारी बिल्कुल। क्लास में। तो क्योंकि उसमें बच्चों का भी यही बैकग्राउंड जो है ना दर्शन का है ना इस तरीके का कोई बैकग्राउंड है नहीं बच्चों के पास, ये पहली बार इस दृष्टि से सुन रहे हैं, सोच रहे हैं। जी, हाँ, तो क्या होता है कि इसलिए जरूरी होता है कि मानव इस धरती में अक्षुण्ण है। जब हम्म, से पहला मनुष्य इस धरती में इवाल्व हुआ, जी, आज तक इंटैक्ट बना हुआ है, बीच में वो खत्म नहीं हुआ है। और हम्म, पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य ने अगली पीढ़ी के लिए कुछ किया है। हम्म, अगर हम उस क्रम से आज तक को नहीं समझेंगे तो हमारी समझ में नहीं आएगा और ना ही समाधान समझ में आएगा। क्योंकि हम आज जहां पहुंचे हुए हैं वह हमारी पूर्व की चॉइसेस का परिणाम है। बिल्कुल ठीक। इस परिणाम को परिवर्तन करने की कोई प्रकृति में व्यवस्था नहीं है। हम्म, तो हमें क्या करना पड़ता है? बैक में जाना पड़ता है, अपनी चॉइसेस का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता है, उन चॉइसेस को ठीक करना पड़ता है, फिर दूसरी लाइन में आते हैं, दूसरी चॉइसेस पकड़ते हैं, फिर उसका परिणाम हमारा यह आता है। अभी हम जो अधिकारवादी मानसिकता ने पूरी दुनिया में कब्जा जमा लिया है, पूरी दुनिया की सारी किताबें किन लोगों ने लिखी हैं, क्यों लिखी हैं, किस पर्पज से लिखी हैं, इसको बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने चर्चा की। सही और बात। उनको पढ़कर और उनसे तादाद में होकर हम सह अस्तित्ववाद नहीं धरती में ला सकते हैं। हम्म, वहां पर कंट्रोल करना ही बनेगा। और क्यों लालच करना है इसका तर्क तर्क है वहां पर उपलब्ध है। वो कहते हैं कि इंस्टिंक्ट है, काम क्रोध लोभ मोह इंस्टिंक्ट है। हाँ, वो ये कहते हैं इंस्टिंक्ट है, जबकि हम क्या कहते हैं? इंस्टिंक्ट क्या है?
सही करना इंस्टिंक्ट है सही हमारी। करना, हाँ, न्याय प्रदायी क्षमता विकसित होना, हाँ, सत्य का सत्य वक्ता का है। बोध होना, हाँ, ये सत्य। इंस्टिंक्ट है हमारा। तो जब हुँ, इंस्टिंक्ट ही चेंज है तो हमारे हुँ, रास्ते भी चेंज होंगे। बिल्कुल। तो ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है कि उस भौतिकवादी अर्थशास्त्र से हम समृद्धि में पहुंच जाएंगे। हम कहीं ना कहीं संग्रह के किसी ढेर में खड़े मिलेंगे अगर सफल हुए, और यदि असफल हुए तो हम दरिद्रता के किसी गहरी खाई में पड़े मिलेंगे। और यही दो तरह से हम चल रहे हैं। और इसकी मजा इस बात में यह है कि चाहे जितना बड़ा ढेर लगा हो, उस ढेर में खड़े होने के बाद भी हमें कमी का ही एहसास, क्योंकि ऐसा पढ़ाया जाता है कि अपने आगे वाले को देखो, तो हुँ, हम में आगे वाले को देखते रहते हैं और पीछे वाले को बुलाते रहते हैं जिनका हुँ, छिना है। तो जिससे हमारा रूप बल पद धन ज्ञान में अधिक है उसका हम हुँ, छीन पाते हैं, हुँ, और जो हमसे अधिक है उनको उनसे छिना बैठते हैं। हुँ, तो ये छीनने छिनाने का जो पूरा एक क्रोनोलॉजी बनी है वो बनी रहती है, उसको बनाए रखते हुए हम समृद्धि वाले कालम में नहीं आते। नहीं आएँगे। तो हम यहाँ पर कैसे शुरू करते हैं? जो हमसे नीचे हैं हम उनके साथ खड़े होना शुरू होते हैं, क्रम पलट जाता हुँ, है। हुँ, उपकार पूर्वक जीवन जीना जैसे ही शुरू होता है, हमसे जो हुँ, कमजोर हैं उनके साथ खड़े होना शुरू होते हैं, धीरे धीरे हम भरना शुरू हो जाते हैं। हमारे हुँ, भय निकलने शुरू हो जाते हैं, भय निकल गया तो सारे भ्रम निकल जाते हैं, भ्रम निकल गया तो लोभ लालच वाला काम, किस्सा कहानी खत्म हो जाता है। फिर हम जो है वह हमें प्रचुर दिखाई देने लगता है, भाव हुँ, का भाव हो जाता है। अभी भाव का अभाव है, अभाव है। हाँ, अभाव। तो भाव का भाव होना ही समृद्धि है, भाव का अभाव ही दरिद्रता है। इस तरह से हम शिफ्ट हो पाते सही हैं, बात है। लेकिन हाँ, इसको बहुत गहरे से समझना पड़ता है। ठीक। जी, जी। तो इस जो ओके। पूरी चैप्टर था, पहला वाला चैप्टर, कि हुँ, कैसे अर्थ की उत्पत्ति हुई, कैसे हम पत्र मुद्रा तक पहुंचे, पत्ती से, लकड़ी से, पौड़ी से, ढेले से, चमड़े के उससे, तांबे सिक्कों के से। उससे, हाँ, फिर चांदी के रुपए से, फिर सोने के रुपए से शिफ्ट होकर अब हम पत्र मुद्रा तक हुँ, पहुंचे हैं। ये पेपर हमारे में। आर्थिक विकास का क्रम है। इसका जन्म एक ही कारण से हुआ कि हम वस्तुओं को एक्सचेंज कर लें, हम खाने पीने पहनने ओढ़ने की वस्तुओं को सुलभता से सब जगह हमें उपलब्ध हो जाए। इसके लिए हमें एक प्रतीक मुद्रा की जरूरत थी जिसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सके। कर सकें। तो उससे शुरू हुआ और वो हमें कंट्रोल करने की स्थिति में आ गया। अभी समय कम है, नहीं तो कंट्रोल कैसे करना शुरू किया वो भी बता सकता हूँ। हाँ, तो हम अगले लेक्चर में भी कर सकते हैं। अगर हम तो सुनना चाहेंगे क्योंकि आज मतलब एक ध्यान ये गया कि ये जो मन में भय बिठाना एक अधिकारवादी मानसिकता के क्रम में ये शुरू हुआ जी। है ना? अन्यथा मानव वस्तुओं को लेके आश्वस्त था क्योंकि प्रकृति तो पहले से ही स्वर्ग सरीखी सजी हुई थी ना धरती तो। सब जगह हाँ, भाई वो सभी जगह। लूटने के बजाय हमसे खेती सीखना आ सकते थे, हाँ, अपने यहाँ खेती सीख सकते थे। जैसे इन्होंने क्या किया, अफ्रीका में लूटा, हाँ, अफ्रीका में कब्जा किया। अफ्रीकन भी खेती करना नहीं जानते थे, तो हाँ, कहाँ से मजदूर कहाँ से ले गए? यहाँ से इंडिया से ले गए। क्योंकि पूरी दुनिया में खेती करना तो हम ही भर जानते थे। हाँ, तो फिजी है, अफ्रीका है, सब जगह हमको गिरमिटिया जिनको कहते हैं, एग्रीमेंट के ऊपर जो ले जाते थे। हाँ, तो जो उसमें 17वीं शताब्दी में बैन लग गया था कि हुँ, जो उनको खरीद बेच नहीं सकते हैं और हमें गुलाम भी नहीं बना पा रहे थे, तो एग्रीमेंट में गुलाम बनाते थे। गांधी जी भी पहला गिरमिटिया एक किताब, उसको भी पढ़ लेना चाहिए अच्छा, बच्चों को। पहला गिरमिटिया एक किताब है, हाँ, एक उपन्यास है हाँ, सत्यता पर आधारित लेकिन उपन्यास के रूप में लिखा गया है। पहला अच्छा, गिरमिटिया, ओके, गिरमिटिया माने एग्रीमेंट पर जाने एग्रीमेंट, वाला पहला मजदूर, हुँ। है ना? ये भी पढ़ना चाहिए। तो अभी मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो कॉर्पोरेट कल्चर भी है, एक्चुअली हम लोग एग्रीमेंट ही साइन करते थे वहाँ पर भी हाँ, और वो हम गिरमिटिया सेठ ही है। बनना चाहते हैं, हम अभी भी गिरमिटिया ही हैं। हाँ, जी, जी। अरे बाप रे बाप! और नो वंडर हमारी मानसिकता वैसी ही हो जाती है और हो हमको ये जाता लोभ लालच नहीं है, लोभ लालच के मूल में भय है, ये भी बिल्कुल सटीक है। बात है। और ये जी,
ये जो हम बुकिश नॉलेज के साथ ये हमें धीरे-धीरे बैठते चला जाता है। ये जो जी कंटेंट डेवलपमेंट हुआ है ये अपने आप ही इस चीज़ को करते चला जाता है और पूरा साहित्य इसके इर्द-गिर्द रचा हुआ है भाई। बिल्कुल। मतलब ये दिखाई पड़ता है। हम्म, बढ़िया। तो आपने कहा कि जो हमसे नीचे हैं उनके साथ खड़े होना हम शुरू करते हैं, यहाँ से हम्म, सारे शिफ्ट आने शुरू होते हैं, उपकार विधि से हम आगे बढ़ते हैं। तो जी सबका साथ सबका विकास है ना, ये असल में मतलब हम्म, इम्प्लीमेंट होता है। जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बताइए और बच्चों? हाँ। और उपकार का स्वरूप जो होता है, पहला उपकार का स्वरूप ही खेती से शुरू होता है। हुँ, यदि हम अपना उगाते नहीं हैं तो हम किसी न किसी के आश्रित हैं। हुँ, हमारे लिए कोई उगाता है, यहीं से हमारा क्रम क्रम टूटा रहता है। जैसे हुँ, ही उत्पादन के हिस्से बनते हैं तो पहला उपकार करते हैं कि अपने भर का कमाने लगे। हुँ, जितनी सांस लेते हैं उतना पेड़ लगा दें, जितना खाना खाते हैं उतना उगा दें, जितना कपड़ा पहनते हैं उतना कपास उगा दें। कुछ तो पूरा कर दें, भरपाई कर दें। तो वह पहला उपकार यह है कि आप अपने हिस्से का हम काम कर लेते हैं। दूसरा उपकार यह है कि जैसे ही हम तालाब बनाते हैं, माने ऊपर वाला पानी हमारा है, नीचे वाला पानी है नहीं, तो अगर हम खेत में लगने वाले पूरे पानी की मात्रा में यदि तालाब बना देते हैं, तो दूसरा उपकार हो गया। उस तालाब से कितने जीव-जंतु पलते हैं, पुसते हैं और ज़मीन हुँ, के अंदर का पानी बचता है, जो अगली पीढ़ियों के काम आता है और जल की निरंतरता बनी रहती है। तो एक प्रकार ये हो गया। इसी तरह बाग लगाते हैं, पेड़-पौधे लगाते हैं तो ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की धरती में मात्रा को संतुलित करने में सहायक होते हैं। फल-फूल हुँ, तो होता ही है। हुँ, तो हमारा दूसरा उपकार चिड़ैया-चुनमुन उसमें और पलते-बढ़ते हैं। हुँ, तमाम जीव-जंतु उसमें पलते-बढ़ते हैं। उपकार का दूसरा स्वरूप हो गया। तीसरा स्वरूप क्या है? पशु पालते हैं। हुँ, पशु हमारे लिए, आपके लिए, कहने के लिए एक-एक पशु है, लेकिन हुँ, जीवन के रूप में वो संपूर्ण एक जीवन परमाणु है। हुँ, और एक जीवन परमाणु को अपने परिश्रम से हम अगर पालते हैं तो उसका तो फल हमें मिलना ही है। हाँ, किसी के लिए वो कुत्ता हो सकता है, किसी के लिए वो गाय हो सकती है, भैंस हो सकती है, बकरी हो सकती है, लेकिन एक अदद जीवन है वो। तो हुँ, हम अपने अपने जितने ज़्यादा जीवनों को पालते हैं उसका सुख के रूप में हमें वैभव मिलना ही मिलना है। तो तीसरा उपकार का स्वरूप ये है। पशुपालन करेंगे तो उसकी खाद से हुँ, कंपोस्ट बनाएँगे, उसको खेत में डालेंगे तो अनंत जीव-जंतु पलेंगे। हुँ, उपकार का चौथा स्वरूप ये आ जाएगा। फिर अपने पुरखों की परंपरा को, बीज संरक्षण की परंपरा को, पशु संरक्षण की परंपरा को बनाए रखेंगे और अगली पीढ़ी को और आसान करके जाएँगे तो पाँचवाँ उपकार ये हो जाएगा। और जो उत्पादन करते हैं वो वितरण करके 3 प्रकार का विनिमय होता है। हुँ, परिवार के स्तर पर श्रम विनिमय, गाँव के स्तर पर, समाज के स्तर पर श्रम और वस्तु विनिमय और हुँ, समाज के बाहर मुद्रा विनिमय। तीनों प्रकार का विनिमय कर पाते हैं, प्रोसेसिंग कर पाते हैं और लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार में जोड़ पाते हैं। ये छठवां उपकार हो गया। काम हो गया। गाँव में आदमियों को रोक पाएँगे हम। अगर हमने एक परिवार को भी शहर जाने से रोक लिया, तो ये वैसे ही है कि उसको समंदर में डूबने से बचा लिया। बचा लिया। इस धरती को, इस धरती से एक परिवार को तो हमने बचा लिया। हुँ, जो वहाँ चला गया वो तो डूबना ही डूबना है। क्योंकि सही एक बात। पीढ़ी यहाँ रहेगी, दूसरी वहाँ रहेगी, तीसरी वहाँ रहेगी, फिर इसके बाद कटी पतंग की तरह कहाँ घूमते-घूमते मृत्यु होगी क्या पता है। मरते समय बाप कहीं होगा, पूत कहीं होगा, ये क्या ये है परिवार का सुख? तो जिसका पाँव अगर फिसला तो पहुँचना तो वहीं है। तो हमने हुँ, एक आदमी को धरती में बनाए रखने का भी काम कर लिया। तो ये छठवां और सातवां उपकार हो गया। और जब हम उस कमाई से किसी शिक्षा के कार्यक्रम, स्वास्थ्य के कार्यक्रम, न्याय के कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी दी, तन मन धन का अर्पण किया, ये हमारा और उपकार बढ़ा। इस तरह से उपकार, उपकार, उपकार और उपकार का ही जीवन शुरू हो जाता है। हुँ, तो हमने यात्रा कहाँ से की थी? आहार, निद्रा, भय, मैथुन से। हाँ, तो फिर 5 विषय में आए थे, फिर 3 ऐसाओं में फँसे थे। हुँ, उपकार शुरू होते ही आहार, निद्रा, भय, मैथुन पाँचों विषय सब और सच। तीनों वासनाएँ संतुलित हो जाती हैं। हुँ, इसके पहले संतुलित नहीं होती हैं। तो हम संपूर्ण जीवन जी पाते हैं।
उसके पहले कोई ऐसराओं में खाद हो जाता है, कोई संवेदनाओं में खाद हो जाता है। सही बात है। उपकार से मानव होना शुरू होता है, और उपकार का पहला स्वरूप है तालाब बनाना, पेड़ लगाना, पशु पालना, प्राकृतिक खेती करना, उत्पादन करना और न्यायपूर्ण वितरण करना। सही बात है। अब मुझे ये बात और अच्छे से दिखी कि इस समय हम देखें तो पूरे विश्व की 60% जनसंख्या उत्पादक नहीं है, किसी भी रूप में उत्पादक नहीं है। तो ये 40% लोग जो उत्पादन कर रहे हैं, इन पे इन सभी के उत्पादन का एक तरीके से लोड है। उत्पादन बढ़ रहा है तो भी वो बड़ी कॉस्ट पर बढ़ रहा है, मतलब एक आदमी ओवरलोडेड है, डेटेड आदमी का काम कर रहा है ना, मतलब 2.5 गुना काम कर रहा है प्रत्येक व्यक्ति जो उत्पादक है। तो ये भी मतलब उत्पादक ना होना शोषण का स्वरूप है। हाँ, उत्पादक होना ही उपकार है, उससे मुक्ति है। दूसरा, उत्पादकों का सम्मान नहीं है। और जो हमारी अधिकारवादी नीतियां हैं, ये उत्पादकों को अनुत्पादक में परिवर्तित करने का काम करती रहती हैं। और आपका एक ध्यानाकर्षण बच्चों का करा दूं जी। जिस देश में अभी विकसित देश कौन माने जाते हैं? अमेरिका, इंग्लैंड। इनमें कितने साल में मंदी आती है? अरे इनमें तो आती रहती है, मतलब कुछ समय में। और भारत में मंदी कभी आई है? भारत में मंदी तो बस इन्हीं से जो कनेक्टेड इंडस्ट्री होती है उसी में, जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जब वहां आई थी तो यहाँ पर आ गई, उतना ही आती है, बाकी तो ये मंदी नहीं कहलाती। हाँ, ये मंदी मंदी नहीं। माने आदमी भूखों मरने लगे। अरे वो तो फिर कभी नहीं आई। क्यों? और तो वो कोविड में भी विकसित हुए कि लंगर चल रहे थे। वो विकसित हुए कि हम विकसित हुए? हम विकसित हुए उस हिसाब से तो। ठीक है ना। और हाँ। हमें एहसान मानना चाहिए कि ज्यादा उत्पादक रहेंगे जिस देश में, उसी देश में खाना सुरक्षित है। अगर एक इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उतरते रहे छिलके की तरह, उत्पादक से अनुत्पादक बनते रहे, तो क्या होगा? अनुत्पादक वर्ग बढ़ जाएगा, मंदी फिर की क्या चपेट होगा? में कभी भी आ जाएंगे। मंदी की चपेट में कौन आएगा? मंदी की चपेट पे हम सभी आ जाएंगे ना, शहर में रहने वाला वह वर्ग जो सबसे उत्पादक कमजोर है। नहीं है। ओ जो सबसे कमजोर है, राइट। क्योंकि खाना अगर लेगा तो ज्यादा पैसा देकर ज्यादा पैसे वाला ले लेगा, कम पैसे वाला मरेगा। तो देखिए इसका लाखों मतलब धनी कैसा दुखी विशेष हो गए। साइकिल। हाँ, तो ये विशेष साइकिल हो गया, मतलब एक आदमी गांव से विस्थापित हुआ था खेती छोड़ करके और शहर में पहुंचा तो वही सर्वाधिक कमजोर हो गया, और जब मंदी आएगी तो सबसे पहले वही मरेगा जो एक मरेगा। समय उत्पादक था। इसका चित्र अगर बना सकते हैं तो बना के बच्चों को समझाइए। ओहो। इसलिए हमारे देश की नीतियों को तुरंत बदलना चाहिए कि उत्पादकों का सम्मान हो। और उत्पादकों का सम्मान कब होगा? जब संसद में जब संविधान में किसान की परिभाषा होगी। बिल्कुल। इसमें लिखा है पहले चैप्टर में, बाबा जी ने हाँ। इसको। और इससे और एक आकलन स्पष्ट होती है कि वस्तुओं का उत्पादन करने वाला सदैव ही गरीब रहना देखा गया है। इस बिल्कुल। अंतहीन लाभ प्रक्रिया अथवा लाभ मानसिकता सहित सभी व्यापार का जो सम्मान है वहां पर, अनुत्पादकों का सम्मान है जो राज्य स्तर पर, कोई उत्पादक बनेगा नहीं। कोई सही बात है। शादी तो बच्चों की होगी नहीं जो खेती करेंगे, हाँ, तो 2-3 पीढ़ी में तो कोई उत्पादक रह नहीं जाएगा। फिर बिल्कुल। क्या होगा? ठीक। इसीलिए ये पहली बार धरती में नहीं घट रहा है, ये यूरोप में घट चुका है। इसीलिए टॉलस्टॉय को पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ओके। ठीक है ना। तो नीतिगत स्तर पर किस तरह से हमें व्यवहार करना है। बहुत बढ़िया। आपने उसको बहुत अच्छे से विचार किया है और बहुत मतलब लाभ मिला आपसे सुनने का। तो आवर्तनशील खेती, आवर्तनशील अर्थव्यवस्था, इट इज ए डायर नीड ऑफ द टाइम। यस, इंडीड। हमारे पास कोई समय नहीं है। जल्दी से जल्दी इसको शिक्षा जगत में भौतिकवादी अर्थशास्त्र के तुलना में पुस्तकें लिखकर
हमें तुरंत इसको ले आना चाहिए और देश की नीतियों के सामने एक बड़ा क्वेश्चनायर खड़ा करना चाहिए कि आप जो उत्पादक वर्ग का लगातार अपमान करके उसको घटाने की नीतियां बनाते हैं, हम कहां पहुंच सकते हैं। और 150 करोड़ की आबादी के देश में 2% लोग भी अगर मरेंगे एक मंदी में, तो लाश नहीं ढो पाएंगे हम लोग। सही बात है। सही बात है। ठीक। जी। बहुत ही बढ़िया। मतलब ये काफी चिंताजनक स्थितियां हैं। जी, इसलिए आज की तारीख में आवर्तनशील अर्थशास्त्र को बहुत ही गहरे से समझना पड़ेगा और इसको पॉपुलराइज करना पड़ेगा और लोगों को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन में जोड़ना पड़ेगा और उत्पादन के अनुकूल, उत्पादकों के अनुकूल समाज व्यवस्था और नीतिगत व्यवस्था को भी विकसित करना पड़ेगा और यह शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। बिल्कुल। तो हम बधाई दे सकते हैं बच्चों को कि जिनके घरों में अगर खेती पाती है तो उसको करते हुए ही पढ़ाई करें। ये सभी के उसको, बच्चों के पास है खेती, जितने भी हैं तो इसमें। हाँ। जिनके पास अगर खेती है तो खेती छोड़कर कुछ मत करें, खेती करते रहें और उनको जो जिस चीज की कमी लगती है, विवाह नहीं होगा, शादी नहीं होगी, तो खेती न छोड़ें और बाकी चीजें भी कर लें। और जैसे ही विवाह हो जाए तो चुपचाप चले आए क्योंकि शहर में तो पुजा नहीं पाएंगे उसमें तो बहुत परेशानी है। तो इस तरह से ये नीड ऑफ द आवर है, ये है नीड ना। ऑफ द आवर, सही बात है। मतलब हम जब खेती कर रहे हैं तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि स्वावलंबी हो रहा है मानव। मतलब जब हम अपने हिस्से का भोजन, अपने हिस्से का हवा, ऑक्सीजन, हाँ, अपने हिस्से का पानी, पानी, हमने मतलब अपने हिस्से के लिए काम किया, अपनी भागीदारी को एक्चुअली पहली बार निर्वाह कर रहे हैं जब हम खेती कर रहे हैं। अन्यथा हम निर्वाह ही नहीं कर रहे, परजीवियों की तरह फिर या तो जंगल में वापस पहुंच गए कि वहां से तोड़ के खा लिया, बस जानवरों की तरह हो गए अन्यथा। तो ये पहला जो आपने बात कही ना, बहुत सुंदर, ये बात पकड़ में आई अच्छे से, बहुत ही बढ़िया। बताइए, किसी को इसमें और कोई प्रश्न हो, कोई और चर्चा करनी हो तो बताइए। देखिए आपके पास ये सुनहरा अवसर है, ठीक है, आप जिनके साथ बैठे हैं, कोई भी प्रश्न को रखेंगे तो उत्तर देने में सक्षम पाएंगे। तो जो भी प्रश्न है उनको रखिए, निश्चिंत होकर कोई भी प्रश्न रख सकते हैं ना, ऑफ कोर्स। हाँ, कोई भी हाँ, तो जिंदगी से भी जुड़ा हो, विषय से कोई भी। संबंधित हो तो आप रख सकते हैं, है ना। अपने पास 14 मिनट का और टाइम है। बताइए डिलू भा, लेक्चर कैसा लगा आपको? बढ़िया आप लोग माइक ऑन करके, वीडियो ऑन करके भी बता सकते हैं। हाँ, ठीक। बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। बढ़िया। और कोई प्रश्न है? हिना बहन, निहार बेटा जी बताएं। और क्लासरूम में बैठे बेटा जी लोगों को, किसी को कुछ पूछना हो? पीछे बढ़िया था, बढ़िया, एकदम बढ़िया। ठीक है, तो इस जी। और इसको ये इन लोगों के लिए सुविधा ये रहेगी, और बल्कि आपके लिए भी, अगले बैच के लिए भी ये हो सकता है कि आप होमो सेपियंस से साल दर साल के आधार पर एक चार्ट बना सकती हैं, किस मुद्रा का कब आविष्कार हुआ और कैसे कैसे उसका सामान्यीकरण होता गया। दरअसल मुद्रा धर्म से आगे क्यों निकल गई, सबसे बड़ा रुपया एक आ गया। इसका भी उसमें एक बहुत अच्छा लॉजिक दिया गया है। अच्छा। कि हम ईश्वर की भी सार्वभौमता के आधार पर ही ईश्वर को मानते हैं ना। और सारे ईश्वर एक सीमा के बाद आपस में लड़ने लगे। लेकिन धन सीमा पार चला गया। तो बहुत अच्छे तर्कों के साथ उसमें समझाया गया है कि धर्म ग्लोबल नहीं हो पाया, लेकिन मुद्रा ग्लोबल हो गई। ग्लोबल हो गई। तो ग्लोबल जो सामान्य सहमति है, स्वीकृति है, स्वीकारोक्ति है। और उससे एक और आइडिया मिलेगा बच्चों को कि जो स्वीकारोक्ति है माने सार्वभौम चीजें जो पूरी दुनिया में एक है, वही तो हम खोज रहे हैं। सार्वभौम नियम, सार्वभौम सिद्धांत, सार्वभौम जीने के तरीके, वही तो खोज रहे हैं। और क्या खोज रहे हैं? पढ़ाई हम काहे के लिए कर रहे हैं? कि हम
सार्वभौम मानसिकता, और बहुत सारी चीजें सार्वभौम हुई हैं। हम्म जैसे देखिए एजुकेशन में भी मेडिकल एजुकेशन सार्वभौम हो चुकी है। अब यहाँ की किडनी कैसे ठीक होगी और कैसी बीमार पड़ेगी, अमेरिका का और अमेजान का और भारत का और कनाडा का और कोरिया का सब एक तरह है। हम्म कौन सी चीज हम अभी ग्लोबलाइज नहीं कर पा रहे हैं, सार्वभौम नहीं कर पा रहे हैं? इतिहास। क्योंकि राक्षसों का ही इतिहास जानते हैं, अभी उत्पादकों का इतिहास हमने लिखा ही नहीं है। और दरअसल लिखा नहीं है इतिहास, राक्षसों ने ही पेड वर्कर से अपने इतिहास लिखाए। पूरी दुनिया में जितना इतिहास हम जानते हैं उसका 80% हिस्सा बाबरनामा, अकबरनामा, फलाना नामा, ढिबाना नामा किससे जानते हैं? उन्हीं के द्वारा लिखाई पुस्तकों से। क्रूर लोगों के, क्रूर हिंसक लोगों ने अपने द्वारा पेड वर्कर्स से लिखाई, और उसको हम बच्चों को पढ़ा के उनका दिमाग खराब करते हैं। हमें इतिहास में लाना पड़ेगा खुरपी के आविष्कार से, हंसिए के आविष्कार से, घड़े के आविष्कार से क्या अंतर आया। अगर घड़े का आविष्कार नहीं होता तो हम कहाँ होते? केव्स में ही रह रहे होते अभी शायद, ठीक है ना। तो घड़े पानी के लेकर के आना। आए, हाँ ठीक है ना। तो जी। इन सब आविष्कारकों का इतिहास हो, ये मानवता का इतिहास है। तो अभी डीओक में मैं आपको भी रिकमेंड का एक पूरा का पूरा वहां पर म्यूजियम बना दीजिए। किस प्रकार से हंसिया का, खुरपी का आविष्कार हुआ और किस तरह से परिवार व्यवस्था और कैसे समाज व्यवस्था तक बनी। और जैसे ही समाज व्यवस्था बनी हल के आविष्कार के बाद, वैसे ही राजा आया। राजा ने क्या किया? राजा ने तो फिर कर लगाया। 5 चीजें राजा ने दी जो आज तक हम मानवता की छाती की कील है। सारे राजा, उसका अपवाद नहीं है कोई, पूरी दुनिया के। पहली चीज की लूट का नाम टैक्स दिया, माने उसको लूट को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने की कोशिश की, जो आज भी जारी है। दूसरा काम क्या किया? जिसकी जितनी बड़ी सेना उतना बड़ा राजा, उतना बड़ा लुटेरा उतना बड़ा राजा। सेना कहां से आई? सामान्य लोगों से, किसानों से, उत्पादकों से। हाँ। कोई भी सेना पूरी दुनिया में किसानों के अलावा किसी से नहीं गई। तो किसान का परिवार आधा टूट गया। दूसरी छाती की कील, तीसरी छाती की कील। सेना रखना भी तो अपने आप में एक आदमी को मरवाने के लिए कोई हाथियों की सेना रखता है क्या? नहीं। तो तीसरी छाती की कील सेना। और चौथी छाती की कील क्या हुई? हमारा आधा हिस्सा अगर सेना बनेगा तो आधा हिस्सा क्या करेगा? आधा हिस्सा उसके लिए फिर उत्पादन करने में लगेगा और क्या करेगा? वेश्यावृत्ति आई। हमारी ही बहन बेटियां एंटरटेनमेंट चाहिए उनको, क्योंकि साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट हो रहे हैं। साइकोलॉजिकली उनको वहां पर देना पड़ता है। आज तक पूरी दुनिया में जहां सबसे बड़ी सेना, वहीं सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया मिलेगा। राइट। क्योंकि राजा प्रकारांतर से ये मुहैया करवाता है, तो हमारी ही बहन बेटियां उसमें गई, भेजी गई। सही बात है। आज भी ढो रहे हैं 4 छाती कील। 5वीं छाती की कील कि जो अनुत्पादक वर्ग है वो उत्पादक वर्ग के ऊपर राज करेगा। ये 5 छाती की कीलें आज भी हम ढो रहे हैं, राजयुगीन कीलें हैं ये। बताइए, और प्रजातंत्र में है ऐसा सोच रहे हैं आएगा प्रजातंत्र। हाँ। जब तक यह तंत्र है तो लोकतंत्र, वो ये राजतंत्र और प्रजातंत्र में अंतर क्या है? इसको ऐसे सर के बल खड़ा कर दीजिए। बस हाँ, उतना ही है। हाँ। वो रानी के पेट से राजा नहीं पैदा हुआ है, अब हमने चुन के भेजा है। जैसे ही वो ऊपर जाता है वो राजा की तरह व्यवहार करता है। तो अभी हमारा मानव जाति का तंत्र बदलने का काम तो शेष ही है। उसका नाम है अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था और ग्रामीण क्या कहते हैं, परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य। वही तंत्र की मूल इकाई है। 5 छाती की कीलें राजयुगीन है और हम पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ाते हैं और इसको ग्लोबलाइज करने की कोशिश नहीं करते। तो हमको आपको एक मानवता का इतिहास भी लिखना चाहिए, इनिशिएट लेके।
अगर इसमें बिल्कुल। किसी का इंटरेस्ट है तो मैंने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी है, मैं जी। इसको शेयर कर सकता हूँ, आप जी। उसको वहां पर इलेबोरेट कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल इसको करेंगे, है ना? और मानवता का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। अच्छा, और ये ठीक है। इसको यह बताना तो कम से कम शुरू कर ही सकते हैं कि इन राक्षसों के इतिहास क्यों बताते हो हमें भाई? हाँ। क्यों देखिए साल दर क्रूरता साल हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी? हाँ, हमारे दिमाग में प्रतिष्ठित है क्रूरता। हाँ, और क्यों प्रतिष्ठित करते हो हिटलर को और मुसोलिनी को, और इसने उसको लूटा, उसने उसको लूटा। कौन सा राजा है जो 10-15 हमारी बेटियों को नहीं छीनता रहा? कौन सा ऐसा राजा है जिसने कुकर्म नहीं किए? एक भी राजा लाइए जिसको अच्छा या बुरा कहते हैं। एक शादी वाला राजा तो राम के अलावा कोई मिलेगा नहीं पूरी दुनिया में। सही बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तब भी हमें अपमान नहीं है। नारीवादियों को भी ये इतिहास पढ़ाने में भी समझ में नहीं आता। इस इतिहास को तो पहले भद्दे इतिहास को तो बंद कराओ। हुँ। क्या बताना चाहते हो, है ना? सही बात है। तो हमने अकबर को अकबर दी ग्रेट द ऐसा ग्रेट, बोलते हैं। जो हाँ, जितना क्रूर उतना द ग्रेट। ना दी ग्रेट बोलते अरे हैं। किसानों का इतिहास बताओ भाई, जिनकी वजह हुँ, से बीज सुरक्षित है, खाना सुरक्षित है, कपड़ा सुरक्षित है, मकान बनाना सुरक्षित है, हमारा जीना हुँ, सुरक्षित है, वो बताओ ना। सही तो बात है। किसानों का इतिहास मानवता का इतिहास है। और डीओ के विद्यार्थियों को मानवता का इतिहास एक विकल्प के रूप में आप दे सकते हैं। इसको तो हुँ, डिसर्टेशन करवा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास खूब मटेरियल भरा पड़ा है, हम दे देंगे आपको। बिल्कुल। ठीक है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया। आई ओपनिंग सेशन था, इवन फॉर मी, है ना? मतलब जबकि मैं इस पुस्तक को जानती हूँ, लेकिन कई बारी क्या है कि जब हमारे पास हिस्टोरिकल रेफरेंस नहीं होता, ये पुस्तक की वो महानता नहीं दिखाई पड़ती। जी। तो मुझे भी एक दिशा निर्देश मिला कि इसको थोड़ा-सा और कैसे मैं इसको पढ़ूँ तो मुझे समझ में आएगा कि इसकी आवश्यकता कितनी गंभीर है वास्तव में। गंभीर स्थितियाँ हैं भई। बिल्कुल आवर्तनशील अर्थशास्त्र की जरूरत है, हुँ, और इसको क्रिटिकल स्टेज में ले जाना हमारा आपका काम है। इसलिए मैं ज्यादा किताबों हुँ, को इसके फेवर में भी बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं पहले से, उनको हुँ, दे देना चाहिए। पढ़ाओ हुँ, भाई, इसको भी पढ़ाओ तो। सही बात है। हाँ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो बताइए कम से कम। हम लोभी लालची फौज की फौज निकाल रहे हैं, लाखों लोग लोभ लालच का नशा चढ़ा के समाज में सारी यूनिवर्सिटीज लाखों की संख्या में उतार देती हैं धरती को लूटने, उत्पादकों को चूसने के लिए। कब तक उत्पादक बचेंगे भाई, और कब तक हम आप सब बचेंगे? सही एजुकेशन हैज़ बिकम अ क्राइम, नॉट हैज़, बिल्कुल। एजुकेशन हैज़ ऑलवेज़ बीन क्रिमिनल। यस, इसका मतलब जन्म ही वहीं से हुआ था, मैंने बताया आपको। हुँ, और उसमें हम सह अस्तित्ववाद की शिक्षा देकर कैसे संभव है? सह अस्तित्ववाद की शिक्षा अलग का हुआ। तरीका भी अलग होगा, उसका कंटेंट भी अलग होगा, उसकी विधि भी अलग होगी। और ये तभी होगी जब संविधान में इसके लिए स्पेस होगा, सुरक्षा की बाउंड्री होगी। हुँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो मतलब आज ये एक बात और मेरे लिए गहरा गई कि ये जो पैरेलली इसको जोड़ने वाला जो ये विकल्प है ना, ये कुछ काम नहीं करेगा और इसीलिए अब काम नहीं कर रहा है। बाबा जी कह रहे थे कि जिसमें 9 इंच पानी गंदा जा रहा है और 1 इंच तुम गंगा जल डाल के क्या सिद्ध कर लोगे अपना टाइम वेस्ट करने के अलावा? वेस्ट करने के अलावा। सही बात है, सही बात। बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर एनलाइटनिंग अस टुडे। जी, थैंक यू। आपके लिए यस, धन्यवाद, आपके लिए आभार कि बच्चों से इंटरेक्शन करने के लिए आपने हमें यह अवसर उपलब्ध कराया। जी, धन्यवाद। जी। आप सोमवार वाले दिन भी हमारे साथ रहेंगे? आपकी अनुकूलता है ना? आज भी कैसा है? बिल्कुल अनुकूलता नहीं थी, और मैं मैनेज कर रहा अच्छा। हूँ। बेटा अभी चारों तरफ घूम रहा है, आज 8 शादियां हैं। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। है ना? तो फिर 26 हाँ, को भी बहुत शादियां हैं। यदि हम इस दिन क्लासेस को 1 तारीख के बाद ले जाएं ठीक तो है, मैं ठीक बहुत है। आराम महसूस करूंगा। डन, डन, डन। तो हम तभी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है और थैंक तब यू। तक आपने हमको काम बता दिया क्या करना है ना? हम हाँ, तभी हिस्ट्री करेंगे ऑफ काम। ह्यूमैनिटी का बनाइए, और हिस्ट्री बिल्कुल, ऑफ ह्यूमैनिटी को लगाइए। आपके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है, तो एक बिल्कुल। हाल को ऐसा सजा दीजिए कि बच्चा जाए और इतिहास के उस काल में अपने आप को तादात्म्य करके देखे।
बिल्कुल ठीक बात है। जब वो लड़का पूरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी को पढ़ के निकलेगा पिक्टोरियल, तो वो बदल चुका होगा। ऐसा बना के देखा जाए। बिल्कुल, बिल्कुल इसको करेंगे 100%। ठीक। चलिए तो ठीक है, इसी के पुनः साथ आज आपका आभार, धन्यवाद। हाँ, सभी जी, जी, बच्चों को नमस्कार। जी, नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए, तो सभी स्टूडेंट्स आज के सत्र को यहीं पर रोकते हैं और अब हमारी क्लास होगी मंडे को, है ना? ठीक है, चलिए तो मंडे को मिलेंगे। सत्र को रोकते हैं।